नमस्कार दोस्तों, एक न्यू लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंपनी जो आईटी सेक्टर से बिलोंग कर और वो आईटी सेक्टर में जो नाम ऐसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है वो मेरा आश्चर्यजनक वाले नाम सबको मेंशन किया। क्या इनसे इनके पास कितने सारे पैसे आते हैं। कंपनी का नाम है क्रिएटिव न्यू टेक। इनका नाम से पता चलता है कि कुछ न्यू एक्टिविटीज करती है, क्रिएटिव आईडी की बात कहती है। और इनकी ब्रांड की बात के तौर पे देखा जाए तो ये ब्रांड कहती है नोकिया, इट्रॉन, इसके अलावा लेक्जार, इसके अलावा कहती है आबा, माई फर्स्ट। ये ब्रांड के साथ क्या है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये कहती है जो हमारे पास जो पेविंग द वे फॉर द एक्सपेरिमेंशियल प्रोडक्ट विद आवर नेसेस ब्रांड्स पोर्टफोलियोज के अंदर ये सब ब्रांड को उन्होंने मैसेज शायद इनके लिए कभी कुछ ना कुछ क्या किया है, कामकाज किया है। और इनमें यदि कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात की जिक्र करा जाए तो वो कहती है कि रिलायंस, डब्ल्यू एन, पीपल, एस एस एंड सी, बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप, वर्क स्टोर जैसे कंपनी, एड्स वाइल जैसे कंपनी का उन्होंने जिक्र किया हुआ जो कि इनकी कॉर्पोरेट क्लाइंट की लिस्ट में शामिल है। चलिए हम इनको भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी 1999 में बनी थी क्रिएटिव न्यूटेक के नाम से, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आईटी इमेजिंग, लाइफस्टाइल एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या करती है, इसमें डील करती है। इसके अलावा कंपनी ये भी डेटा दिखाती है जो इनके पास जो प्रोडक्टिविटीज हैं उसमें कहती है कि हमारे पास ब्रांड लाइसेंसिंग एंड द जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात है उसमें शामिल है। क्रिएटिव एडवांटेज फॉर इंटरप्राइजेस को लेकर के उन्होंने बात रखी थी। चलिए इनसे लेकर के हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिर इससे कितने फायदे आ रहे हैं, कितने नुकसान आ रहे हैं और इससे क्या मार्केट को लेकर इम्पैक्ट पड़ता है, निवेशकों का मन में कितनी जगह बन पाई है। तो यहाँ पे देखा है कंपनी में करीब करीब 10,000 निवेशक हैं और यहाँ पे कुछ बड़ी शायद ऑपरेटर की बात करें तो करीब बल्क डील हुआ था। वो भी करीब बात करूँ तो निकल के आती है सितंबर के महीने में। कुछ प्लेयर मार्केट में खरीदे थे, कुछ प्लेयर बेचे थे। अल्टीमेटली कुछ प्लेयर ने उन्होंने पे अपनी पोजीशन को लिया भी था, जो कोई इन्होंने बेचा भी था उसको। चलिए अब इसको जरा जानने की कोशिश करते हैं और चार्ट लेवल पे पहले एक नज़र इसके ट्रेंडिंग वेव को समझने की कोशिश। यहाँ पे देखिए मैं इसको ये दर्ज करूँ, यहाँ पे बॉटम और ये हाई, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं बेसिकली। मैं आपको कोई गाइडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इस समझने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए बिगिनर्स पार्ट। तो यहाँ भी जब मार्केट एक न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट करने में व्यस्त था तब भी क्या था, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग चली। इसको ये भी कह सकते हैं जो ट्रेंडिंग बाइंग चली और ट्रेंडिंग सेलिंग का पोजीशन बनने को नजर आ रहा। इसी तरह मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ी है। डिमांड के पीछे क्या, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, कंपनी के फ्यूचरिस्टिक की बातें कहती है। यहाँ पे देखा गया जो कंपनी का बुक वैल्यू है 171 रुपया की बात कहती है। इंटरेंसिक वैल्यू इज बेटर देन नियर अबाउट द करंट सिचुएशन की प्राइस, जबकि हायर टू हायर 1017 तक, लोअर की बात 601 रुपये तक, जबकि इनका इंटरेंसिक वैल्यू 828 तक की बात रखती है। और यदि इनकी हम फीस का आंकड़ा को कंपेयर करेंगे तो ये देखते हैं कि आज भी यहाँ पे जो है वो क्राउड कम है। क्राउड आज भी साफ काफी कम कम सा दिखता है क्योंकि अर्निंग इनकी क्वालिटी की बात कहती है कि 38 रुपये की पर शेयर की अर्निंग करती है, जहां कंट्रोल 56% से ज्यादा प्रमोटर के हाथ में है। आरओ या आरओसी की आंकड़ा 26% के बीच में ही चल रही है। यदि इनकी नंबर ऑफ शेयर को देखें तो 1,41,00,000 कहती है। इसके बेसिस पे मार्केट की करंट जो मार्केट कैप रही वो 1300-1400 करोड़ के आसपास दर्ज करती है। डिविडेंड पे आउट भी करती है लेकिन परसेंटेज जो है काफी कम है, 5% दर्ज करती है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 0.31 की बात कहती है और करंट रेशियो के नंबर काफी हाइक है। इसके लिए थोड़ा सा रिकंसिलेशन की पार्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ अलग से हमने नंबर डिफाइन किया है। जो नंबर हमें क्या दिखाएगा, एक रिस्क को दिखाएगा जिसमें कि कंपनी का जो कारोबार है, बिजनेस मॉडल है, उसमें रिस्क कितना बनता है।
उस रिस्क के बेसिस पे रिजल्ट का क्या पार्ट है और रिजल्ट बेसिस पे रिटर्न कितना कहती है, और डिमांडेबल है या नॉन डिमांडेबल की बात क्या जानने की कोशिश करते हैं इनकी चार्ट लेवल से। और इनका यदि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लेवल को देखेंगे, वो कहती है कि यहाँ पे जो अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट किया है, और कई बार अप कई बार डाउन, फ्रॉम द वाई वाई बेसिस पे डाउन कहती है, क्यू और क्यू बेसिस पे बेटर टू बेटर की बात कहती है। तो नंबर सेल्स का आंकड़ा एक मिला जुला सस्टेनेबिलिटी असर देखने को मिला है। नंबर की बात करें तो कंपनी का खुद का कारोबार करीब 395 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, और ओवरऑल कारोबार करीब वही 95 के अलावा 411 करोड़ क्रिएट कर लेती है। अब 411 इनकी टॉप ऑफ द पीरियड नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले भी 468, 430 क्रिएट कर चुकी है, 511 क्रिएट कर चुकी है, जबकि यहाँ पे केवल क्या कहती है, 411 के। प्रॉफिटेलिटीज का आंकड़ा ये कहती है, इससे पहले भी उन्होंने 20 करोड़ तक की प्रॉफिटेलिटीज नंबर वाइज दर्ज किया है, लेकिन यदि इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस पे देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में करीब 4% तक की इन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन फिलहाल ये 3% पे चल रही है। सितंबर के डेटाबेस से देखें तो नियर अबाउट सेम रहा फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इंटरेस्ट की बर्डन थोड़ी सी है, लेकिन वो एडजस्टेबल बिल्कुल है, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास बेटर बात की। इसके अलावा यदि हम रिस्क एनुअली डेटा की तरफ देखें तो ये समझ में आए कि कंपनी के पास जो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी था लास्ट 12 महीने में, वो नियर अबाउट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी नियर अबाउट हाई टू हाई की चर्चा कर रही है। अदर सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी कम रहा है कंपेरिजन विद द अदर सोर्स ऑफ इनकम। इसीलिए हमने इन नंबरों को लेकर के एक नेट इनकम मार्जिन क्रिएट किया। तो समझ में आया कि कंपनी का जो नेट इनकम मार्जिन रही वो 3% दर्ज करती है फ्रॉम द सेल्स इंक्लूडिंग द अदर सोर्स ऑफ इनकम, और मिला जुला देखकर। अब आते हैं इसको कुछ रिस्क एनालाइज करते हैं, और रिस्क में सबसे पहले ध्यान जाती है नंबर ऑफ डे को लेकर के, जहाँ पे कहती है 31 दिन के लिए रिस्क की बात किया। इसके अलावा यदि हम बैलेंस शीट को खंगालें तो यहाँ पे समझ में आती है कि यहाँ पे इनके पास कर्ज लगातार बढ़ रही है, भले 1 करोड़ हो, आधा करोड़ हो, वेटेज वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, तो इनका पैसा यूज कहाँ हो रही है, तो यूज जाके हो रही है केवल और केवल अदर एसेट्स के अंदर। क्या अदर एसेट्स में कुछ ऐसी बात है जो इनको शामिल करता हो। यहाँ पे देखा गया कि इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा, ट्रेड रिसेबल काफ़ी ज़्यादा की बात कहती है, और कैश इक्विवेलेंट भी इनके पास पड़े हुए हैं। जैसे ये ज़्यादा हो जाती है तो हमारी रिस्क फैक्टर बढ़ जाती है। इसीलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। 154 करोड़ की बेसिस पे सोचने वाली बात है, कितना, 54 करोड़ की आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो कि यदि हमने नेट सेल्स बेसिस पे डेटर का पार्ट को देखा तो 10% की दर्ज करती है। डेटर्स वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का देखा तो हमने देखा कि इसमें करीब 283% की वृद्धि देखी गई, अर्थात जो रिस्क है इनके कारोबार से, वो 283% रिस्क पे इनकी कारोबार चल रही है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द डेटर्स फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। लेकिन यदि बाकी कारोबार को देखा जाए तो कंपनी का कारोबार में उतार चढ़ाव चली है, और उन्होंने निवेशकों सॉरी अपने ब्रांड को लेकर के बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनीज का जिक्र किया अपने वेबसाइट्स पे लेकर, जहाँ पे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स यहाँ पे आर भारत की बात कहती है, या फिर रिलायंस की बात कहती है, आदित्य बिरला ग्रुप की बात कहती है, इनके लिए शायद कामकाज मिला जुला करती होगी। यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट फैक्ट की बात उन्होंने रखी थी। इसमें कहती है कि हमारे पास ये सब हमारे पास ग्रुप हैं, चेयरमैन से लेकर के उन्होंने डेटा साझा किया था। जबकि कंपनी 1992 में कंपनी बनी थी, और इसके अलावा उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन तो शेयर किया हुआ है। अब इनकी प्रति हम उन पार्टों को ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ का रेट क्या था। वहाँ पे ये देखा गया कि लास्ट 12 महीने में जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा डिक्लाइन करता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटीज पार्ट में वृद्धि दर्ज करती है। जो स्टॉक प्राइस सीजीआर था उसमें अप डाउन होती नजर आई है लास्ट 1 सालों के दौरान में, और जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार बैकअप देने के लिए तैयार है। तो फंडामेंटली बात कह सकते हैं, तो यहाँ पे अप डाउन के साथ साथ इनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पोजिशन है, लेकिन वीक स्ट्रॉन्ग टू वीक की बात कहते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग की बात।
निवेशकों का इंटरेस्ट माने तो एफआई बिल्कुल नहीं है। डीआई की उनका करीब 1% के आसपास है, जो कि लगातार अपनी पोजीशन अप डाउन करती रहती है, लास्ट मोमेंट की बात कहती है। और पब्लिक की होल्डिंग में हमने देखा कि करीब 42% होल्डिंग में कुछ बड़े प्लेयर हैं, जो कि एल वगैरह कंपनी शायद फॉरेन की शायद उनकी होल्डिंग की बात कहती है। अभिनव कैपिटल्स की बात कहती है, और कुछ आशीष कचोलिया इस कंपनी में कभी हुआ करते थे, जो कि एक बे सुपर इन्वेस्टर के तौर पे देखा जाता है। और इसके अलावा कुछ और प्लेयर यहाँ पे हैं, जैसे सेतु सेक्रेटरीज हैं, जो कि बने हुए नज़र आते हैं। ढेर सारे प्रमोटर अल्टीमेट जो हैं उसको शेयर होल्डर के तौर पे बने हुए, जो कि उस अल्टीमेट ये भी देखा है करीब 10,000 ही निवेशक इस कंपनी में जुड़े हैं। और इसके पीयर्स में देखा गया तो पीयर्स में कहती हैं कि नाइकास हैं, एमएसटीसी जैसे कंपनियां, क्रिएटिव्स, नेट टेक हैं, मैक फोर्स फोर्स जैसे कंपनी और वैसा जैसे कंपनी भी शामिल है। और इन सभी कंपनियों में यहाँ पे जो इंटरेस्ट है निवेशकों का वो काफ़ी कम है कंपेरिजन हो, तो चाहे नाइका की बात करें या फिर बाकी कंपनियों की बात करें। यहाँ पे स्टॉक की प्राइस काफ़ी हाई है, क्योंकि बुक वैल्यू भी बेटर देखने को मिला था। इसके अलावा यदि हम उन पहलुओं को ज़रा देखें जहाँ पे अच्छी बातें काफ़ी ज़्यादा शामिल करता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती नज़र आती है अर्निंग अदर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के। और अदरवाइज इनके डिलीवरी गुड क्वार्टरली की बात करें या फिर रिटर्न की बात करें, वो बेटर इन्होंने दर्ज करती नज़र आई है। और यदि हम इनकी उन पहलुओं को देखें जहाँ पे गोल्डन रूल हम डिस्कस करते हैं हमेशा, और गोल्डन रूल हमेशा कहता है जब भी आप मार्केट में एंटर करते हैं तो उसको जीरो बेस मान करके चलना चाहिए। और जब लंबे पीरियड के लिए आप सोचते हैं तो हमेशा F2 को देखना चाहिए, फंडामेंटल टू फिजिक्स, कैसा काम काज करने वाली परफॉर्मेंस लेवल, पुराना कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या इनके पास प्रोजेक्ट कैसे हैं, आने वाले समय में क्या बेटर कर सकती है नहीं कर सकती है। तो इसके अलावा यदि शॉर्ट टर्म है तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, एसएल का यूज सीखना पड़ेगा और प्रॉफिट को हमेशा बुक करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसमें परसेंटेज जो होगा वो खुद का होगा, क्योंकि इसके लिए खुद के डिसीजन खुद की प्रेसफुल होगी। क्यों होगा? क्योंकि कोई 5% रिस्क लेकर के छू नहीं पाता, और कोई 100% रिस्क लेकर के अपनी कारोबार भी कर पाती है, जिसका सही सलामत उदाहरण हम कंपनी के डेटा से ही लेते हैं। और वो डेटाबेस ये कहता है कि यहाँ पे नेट इनकम मार्जिन 3% क्रिएट करने के लिए कंपनी ने 283% तक के रिस्क को बियर किया है, जो कि अपनी प्रोडक्टिविटी से अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली होता है जो पैसे आने वाली चीज़, जो आपने प्रोडक्ट पे काम किया उसका आपके पास प्रोडक्टिविटीज मिल जाए, गुडविल मिल जाए, कंसिडरेशन मिल जाए, वही डेटा की बात कहती है। विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के हमारी साइड से बात किया जाता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज्वाइन और बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इन द वेनिस पार्ट के को भी देखा जा सकता है। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर ज्वाइनिंग अस।